Good morning, everyone. Good morning, Divya. Good morning, Soumya. Good morning, Kamini. Good morning, Krishna. Good morning, Madhu. चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है बॉन्ड फिजन के बारे में पढ़ा था कि आपका जो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड वो किस तरीके से टूट सकता है। ठीक है। तो उसमें हमने पहले हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में पढ़ा था, जो कि बेसिकली चार्ज की पोलैरिटी की वजह से, यानी कि कौन सा, अगर दोनों ही एटम्स जो है वो उसमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव एक तरफ पार्शियल नेगेटिव आपका डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जो नेक्स्ट अब है टॉपिक वो है आपका होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिसिस। ठीक है। तो होमोलिटिक, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो होमोलिटिक का मतलब है कि दिस क्लीवेज इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ हेडेड, दैट इज फिश हुक कर्व्ड एरो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने देखा था हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे थे एक तरफ। किसकी तरफ कर रहे थे? जो एटम आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उधर की तरफ बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर जा रहे थे, जिसकी वजह से एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक की तरफ होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ होगा। तो जब यहाँ पर इस तरीके से इसका क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है। तो देख सकते हो आर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक्स के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है। तो आर और एक्स जो है मतलब दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्काइल फ्री रेडिकल कहते हैं। यहाँ पर चार्जेस डेवलप नहीं हुए, क्योंकि चार्ज अगर डेवलप होता तो चार्ज का मतलब क्या था कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक एटम के पास थी और एक के पास से वो खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर अगर बढ़ जाते हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बॉन्ड टूटने के बाद, तो वैसा जो क्लीवेज होता है वो आपका क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। और उसका जो रिजल्ट आपको मिलता है वो क्या मिलता है, एल्काइल फ्री रेडिकल मिलता है। एल्काइल फ्री रेडिकल का मतलब ये है कि उस एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो उसके बाद है यहाँ पर द न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड द फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज है, न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन आप खुद ही सोच सकते हो कि वो क्यों आया होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो उसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि NaCl है सपोज, चलो NaCl छोड़ो, वो तो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। जैसे मान लो कुछ भी यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे मान लो ये है CH4 है। ठीक है। तो CH4 सपोज है, अगर यहाँ पर आपका होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो वो कैसे होगा, CH4 का मतलब कि एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, चार हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है किसी भी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में, मान लो ये वाला वो बॉन्ड है। ठीक है। मान लो ये वाला जो बॉन्ड है, ये मतलब ये वाला एक बॉन्ड है जिसको हम होमोलिटिक मतलब होमोलिटिक तरीके से इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जब ये होमोलिटिक तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसके लिए हम इस तरीके का फिश हुक जैसा डिजाइन जो वो मतलब सिंबल जो है एरो वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। और ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए होंगे, जब इन्होंने बॉन्ड बनाया होगा तो आपको पता है कि ये बॉन्ड कैसे बना होगा। ये बॉन्ड ऐसे बना होगा कि ये मतलब जैसे ये तो तीन आपने ऐसे ही जोड़ दिए। ठीक है। सपोज ये, चलो इसको पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे आपको पता है कि कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक एक होता है, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनता कैसे है, हाइड्रोजन क्या करता है, अपने एक एक कंप्लीट कर रहा होता है यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे कर रहा होता है। ठीक है। और जो कार्बन होता है वो इस तरीके से चार खुद के और चार हाइड्रोजन के इस तरीके से कंप्लीट करके यहाँ पर अपना जो ऑर्बिट के आठ इलेक्ट्रॉन है उनको कंप्लीट कर लेता है। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, जो ये वाला आप पर्टिकुलर बॉन्ड देख रहे हो जिसको हमने तोड़ने की बात करी थी, जिसमें आपके क्या प्रेजेंट थे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तो ये वाले बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पहले इनकी शेयरिंग हुई होगी जब इन्होंने बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, अब अगर ये होमोलिटिकली क्लीवेज यहाँ पर हो जाता है, यानी कि होमोलिटिक तरीके से अगर ये टूट जाते हैं, तो बेसिकली आपको मिलेगा क्या कि कार्बन के पास ये 3 हाइड्रोजन तो इस तरीके से पहले जैसे जुड़े थे वैसे ही जुड़े होंगे, और कार्बन के पास क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, साथ में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास ग्राउंड स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 1s1 होता है। तो अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वही आ गया है वापस से, तो इसका मतलब क्या है, ये स्पीशीज कैसी होगी, ये न्यूट्रल होगी। ठीक है, अगर उसके पास वही इलेक्ट्रॉन खुद से वापस आ चुका है जो उसने डोनेट करा था कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए, डोनेट नहीं मतलब शेयर किया था, तो अगर वही उसके पास वापस आ गया, इसका मतलब हिसाब बराबर जितना था उसके पास उतना ही अभी भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो, बल्कि वो क्या बन गया, न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज बन गया। और इसी तरीके से कार्बन के साथ है, कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड तो बना रखे थे, लेकिन वो जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था जो वो दूसरे मतलब चौथे हाइड्रोजन के साथ वो जो शेयर कर रहा था वो भी उसके पास आ गया। तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर भी कोई ओवरऑल नेट चार्ज यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये जो फ्री रेडिकल आपके बनते हैं ये क्या होते हैं, न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज होते हैं। न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज का मतलब वो ये कि उनको जो इलेक्ट्रॉन वो मिला है वो इलेक्ट्रॉन उनके ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, कोई ना तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन मिला है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन वहां से गायब हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, अब इसके बाद कार्बोकैटायन की यहाँ पर स्टेबिलिटी इन्होंने बताई, मतलब ये एल का ये क्या बोलते हैं, ये फ्री रेडिकल की इन्होंने स्टेबिलिटी बताई है। जैसे पहला क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो CH3 के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इथाइल फ्री रेडिकल है, यानी कि 1 डिग्री, ये जो है आपका क्या होगा, रेडिकल हो गया। तो इसमें भी क्या है, इथाइल के ऊपर आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद क्या हो गया, ये आइसोप्रोपाइल आपका जो है फ्री रेडिकल है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री का मतलब क्या कि ये कार्बन, और इस पर क्या होगा, ये CH3 जुड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक H जुड़ा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपका 2 डिग्री हो गया। और 3 डिग्री वाले में क्या होगा कि 3 कार्बन की चेन आपकी CH3 की जुड़ी होगी, जिसे आप टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल बोलते हो। ठीक है, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल के केस में भी जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपका वही होता है जैसा आपका कार्बोकेटाइन में होता है। कार्बोकेटाइन में जैसे हमने देखा था, थ्री डिग्री वाला जो कार्बोकेटाइन था सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री वाला उससे कम, फिर 1 डिग्री वाला उससे कम, और उसके बाद लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो उसी तरीके से फ्री रेडिकल में भी ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये होता है, देखो, फाइल जो यहाँ पर टर्म आ रहा है, फाइल फाइल जो करके टर्म आ रहा है, इसका मतलब होता है लविंग। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग अपनी सो स्टोरी में लगाते हैं, स्टोरी में नहीं सॉरी, इंस्टाग्राम के बायो में मेंशन करते हैं सेलेनो फाइल, पता नहीं कौन कौन से फाइल करते हैं। ठीक है, कैट लविंग, डॉग लविंग, जो जो लिखते हैं वो फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग होता है। ठीक है, तो ये जो फाइल का मतलब लविंग है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के फाइल्स बनते हैं, एक बनता है न्यूक्लियोफाइल, एक बनता है इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जो कि न्यूक्लियस लविंग हो, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है। अब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको ये पता है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आप ऐसा समझ सकते हो कि एक टाइप का नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है, या नेगेटिव चार्ज वाला जो होता है एटम या जो भी है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो। अब इलेक्ट्रॉन लविंग वही हो सकता है जो खुद पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड ऑपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले है न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रीजन। एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। एक ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऊपर होने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, यानी कि जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो खुद कैसे होंगे, वो नेगेटिव होंगे। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, क्योंकि आपने अभी देखा था बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है तो अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो दो इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है तो उस केस में उसके ऊपर नेगेटिव आता है, और जो दूसरा एटम उससे जुड़ा होता है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू उस पर पॉजिटिव आता है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन का पेयर हो आपके पास, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या नेगेटिव चार्ज हो, एक ही बात है, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन पहले से या तो अवेलेबल हो उसके मतलब वैलेंस शेल में जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जो वो डोनेट वगैरह कर सकता है, या फिर अगर उसका बॉन्ड टूट रहा है किसी के साथ में तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है जैसे कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो गए, जैसे कि एच नेगेटिव हो गया, ठीक है, सी एन नेगेटिव हो गया, बी आर नेगेटिव हो गया, आई नेगेटिव हो गया, कार्बन आयंस हो गए। कार्बन आयन का मतलब जितने भी अभी जो हमने देखे थे, कार्बन आयन का मतलब कि कार्बन वाली जो स्पीशीज है जिनके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो। ओ एच नेगेटिव हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, उसके बाद ओ आर नेगेटिव हो गया, उसके बाद एस आर नेगेटिव हो गया, फिर सी आर सी एन नेगेटिव हो गया। तो ये सारे क्या आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। उसके बाद लिखा है कि न्यूक्लियोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। ये तो सारे कैसे थे, नेगेटिव चार्ज वाले थे। नेगेटिव चार्ज का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखा है, जिसकी वजह से ओवरऑल नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर बन गया। जैसे मान लो NaCl, मतलब जैसे जो अभी हमने ऊपर देखा था ना हेट्रोलिटिक क्लीवेज में, ठीक है, जैसे हेट्रोलिटिक क्लीवेज में हमने क्या देखा था, ये RX करके एक बॉन्ड था। तो हमें ये पता था एक्स क्या है, जैसे मान लो हेलोजन है और आपको पता है हेलोजन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हेलोजन किसी के साथ भी अगर जुड़ा होगा तो हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और आपको पता है RX अगर है तो इसमें ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये अपनी तरफ इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इधर की जब ये तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद ये R के ऊपर ये पॉजिटिव और X के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव इस तरीके से बनता है, यही आपके नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का मतलब ये है कि जिस भी कोवलेंट बॉन्ड से ये जुड़े थे, जिस भी एटम के साथ, उसके इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने अपनी तरफ खींच के बॉन्ड को जब तोड़ लिया, तो जो स्पीशीज बनती है वही ये सारी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा था। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है वो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल की। न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी कि जो मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव, मतलब जो मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज कोई भी अवेलेबल नहीं है, जैसे H2O हो गया। तो H2O में पता है आपको क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और ये वैसे भी क्या है, वाटर क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो उसके शेल में खाली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं। तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया नेगेटिव चार्ज आपका तभी डेवलप होगा जब इलेक्ट्रॉन को किसी और एटम से खींचा जाएगा अपनी तरफ। ठीक है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता है। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ आपके लगे होंगे जो कि ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे शेयरिंग करके, और ऑक्सीजन भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होगा। और ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं, मतलब दो लोन पेयर जो बच जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के, वो ऑक्सीजन के खुद के शेल के। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। उसी तरीके से NH3 अमोनिया हो गया, NH3 अमोनिया, इसमें भी वही सेम चीज है। फिर आपका RNH2 हो गया, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, ये अमोनिया के डेरिवेटिव होता है आपका RNH2। और उसके बाद ROH हो गया ये, ठीक है, अल्कोहल हो गया। और उसके बाद जो है RSH हो गया, ये आई थिंक सल्फोनाइड ग्रुप होता है, ठीक है, SH करके। तो ये जो है ये सारे आपके जो न्यूट्रल स्पीशीज हैं आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो ये आपको जो है सारे के सारे ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि इन चार ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के हो सकते हैं, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो या फिर उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और दोनों ही तरीके के हमने न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर डिस्कस कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो। इलेक्ट्रॉन लविंग वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा या जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन की भरपाई करने के लिए उसके पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रोफाइल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वही तो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कमी को पूरा करने। विच अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज, जो किस पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज पर अटैक करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे H+ हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन आयन हो गया ये H+। H+ का मतलब ये कि इसके साथ जिसने बॉन्ड बना रखा होगा, जैसे मान लो HCl है,
तो HCl के केस में आपको पता है Cl क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो Cl अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इस वजह से ये जब बॉन्ड टूटेगा तो H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो Cl नेगेटिव तो अभी आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और ये जो H प्लस इसमें से बचा ये आपका ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो H प्लस हो गया, उसके बाद Cl प्लस हो गया, Cl प्लस। ठीक है, फिर Br प्लस हो गया। अब ये बनते कैसे हैं, Cl प्लस और Br प्लस, ये आपके ऐसे बनते हैं जैसे कि मान लो Cl2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो Cl इस तरीके से है मान लो। तो यहाँ से जो है बन सकते हैं, या फिर कोई ऐसा स्पीशीज है जो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और उस केस में यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो ना, क्या बन सकता है यहाँ पे मैं बताता हूँ। इससे नहीं बनेगा ये, इससे तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। जैसे मान लो ClF हो गया। ठीक है, ClF का भी शायद स्ट्रक्चर होता है। तो ClF अगर हो गया तो यहाँ पर जब ये बना होगा तो आपको पता है क्लोरीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, ये जो मतलब बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर की तरफ खींचे जाएंगे, तो F के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस तरीके से ये आपका Cl पॉजिटिव आयन बन सकता है, जिसे आप क्लोरोनियम आयन कहते हो। ठीक है, उसी तरीके से ब्रोमोनियम आयन हो गया। ठीक है, Br प्लस हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट है I प्लस, फिर NO2 प्लस, SO3 प्लस, ये आपके सारे हो गए। और बाकी लास्ट में क्या हो गए, कार्बोकेटाइंस। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, जो किस पर अटैक करेंगे, जाके इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज पे जाके अटैक करेंगे। और उसके साथ साथ ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, कार्बीन्स। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कार्बीन से ही है। ठीक है, Cr2। तो इसमें क्या होगा कि जो मतलब आपका जो पूरा मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब कि वहां पर ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसकी वजह से अगर वो किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज पर जाएगा, तो वो इजीली अटैक कर पाएगा। इसी तरीके से क्या हो गया, नाइट्रीन्स हो गया। ठीक है, तो नाइट्रीन्स का मतलब क्या है, नाइट्रीन्स भी लाइक इसी तरीके के स्पीशीज होंगे जहां पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, यानी कि वहां पर या तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो जाता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो फुलफिल कर दी। ठीक है, और वो अगर हो रही होगी तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, BF3 हो गया। अब जैसे BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है, तो BF3 क्या होता है, बोरॉन आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 2,3 बनेगा। और फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 9। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो 2,7 बनता है। तो अब BF3 में B जो है बोरॉन, वो आपका मान लो सेंटर में आ गया। इसके मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन के यहाँ पर कितने हो गए, 7। ठीक है, यहाँ पर भी फ्लोरीन के कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, फ्लोरीन के 7। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फ्लोरीन इस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बोरोन से एक एक लेकर। ठीक है, और बोरॉन जो है, बोरॉन किस तरीके से करेगा, देखो बोरॉन जो है वो क्या करेगा, फ्लोरीन से एक एक शेयर कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन ने अगर बोरॉन से एक एक शेयर करा है तो ब्रोमीन के पास भी ब्रोमीन नहीं, सॉरी, बोरॉन के पास भी इतनी ही कैपेबिलिटी कि वो भी फ्लोरीन का एक एक ही शेयर करेगा। तो अब मेरे को ये बताओ कि बोरॉन ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के पास आए हैं, बताओ। 6. 6 आए हैं, तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। No, sir. ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो बोरॉन है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या कर रहा है ये, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अगर इसके पास कमी है तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ऐसे करके आप इस चीज को समझ सकते हो कि ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरीके से आपके जो है मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। ठीक है,
तो ये चीज जो है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझनी होगी। ओके चलो, और इसके बाद ये वाला जो है ये हम लोग शाम वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जितने भी इफेक्ट हैं, इसमें से प्लस इफेक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये हम लोग अभी शाम वाली क्लास में करेंगे सारे। और इसके बाद जो है ये एक बार पहले देख लेते हैं आपके जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है, ठीक है। इससे नीट में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा मतलब ये खाली पढ़ने वाली चीजें हैं, आपको जितना याद यहाँ पर रह पाए उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखो यहाँ पर एक चीज ये लिखी है कि जो आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो अलग अलग कैटेगरीज में इस तरीके से डिवाइड की जा सकती हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करता है। दूसरे के एडिशन, यानी कि किसी एलिमेंट का जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एडिशन हो रहा होता है। एलिमिनेशन का मतलब कि कोई चीज एलिमिनेट होगी, और रीअरेंजमेंट मतलब कि एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कुछ ऐसी चीज भी आपको मिल सकती है जहां पर आपके आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन मे बी इसमें तो नहीं दिया है, बट फिर भी आप एक बार चाहो तो एनसीईआरटी में इसको देख लेना। अब उसके बाद मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन यहाँ पर समझ लो। मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन का मतलब है कि जो केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं उसको हम कैसे कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई केमिकल कंपाउंड बनाया तो वो इम्प्योर फॉर्म में अगर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको हम कैसे कैसे फिल्टर कर सकते हैं या प्योरीफाई कर सकते हैं। तो पहला यहाँ जो मेथड होता है वो होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब वैसे ही हो गया जैसे आप चाय बनाने के बाद चाय को छानते हो, ठीक है। और उसमें से जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है, चाय पत्ती वगैरह, अदरक वगैरह, वो सब अलग कर देते हो, और जो आपको लिक्विड मिलता है वो क्या होता है, आपकी चाय होती है। तो फिल्ट्रेशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन फिल्टरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो फिल्टरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई जो छन्नी आपने ली है छानने के लिए, उसमें से कौन से पार्टिकल आगे जाएंगे और कौन से पार्टिकल्स को आप रोकोगे, इस प्रिंसिपल पर ये डिपेंड करेगा। और प्रोसेस क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स विद अ फिल्टर पेपर, इसमें हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज फिल्टर्ड बाय बुचनर, जो है बुचनर फनल। तो ये बुचनर फनल करके एक फनल होगा, फनल का मतलब ये चीज जो होती है, ठीक है। फनल इस तरीके का जो आपने देखा होगा लैब में, या आपने घरों पर भी कहीं पर देखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फनल। तो बुशनर फनल के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, अगर लार्ज क्वांटिटी है मटेरियल की उसको फिल्टर करना है तो वो हम कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके, सेपरेशन ऑफ सैंड फ्रॉम सॉल्ट बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। तो अगर मान लो सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है पानी में घुला हुआ आपके पास, तो आपको पता है कि जो सैंड है, सॉरी जो सॉल्ट है, सॉल्ट तो पानी में घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड जो है वो घुलता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो, और जो पानी आपको मिलेगा जिसमें सॉल्ट क्या है मिला हुआ है, तो वो सॉल्ट को भी अगर आपने पानी से निकालना है तो आप इवापोरेशन वाले मेथड से निकाल सकते हो। यानी कि पानी को खौलाओ, पानी को खौलाने के बाद पानी उसमें से इवापोरेट हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। और सैंड एंड सॉल्ट को अगर आपने करना है, सैंड एंड सॉल्ट वाटर को, तो आप फिल्टर पेपर लगा के इजिली कर सकते हो, सैंड उसमें रुक जाएगा और फिल्टर पेपर से सॉल्ट वाला वाटर जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट जो एग्जांपल देखा दिया है वो आपको चाय वाला ही दिया है। सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी इज डन बाय दिस मेथड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि लाइक किसी भी चीज के क्रिस्टल फॉर्म करके अगर आप उस चीज को अलग कर रहे हो, तो इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज ऑफ द इन द सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये किस प्रिंसिपल बेस्ड होता है, सॉल्युबिलिटी पर, यानी कि कंपाउंड जो है वो कितना ज्यादा सॉल्यूबल है। जितना ज्यादा सॉल्यूबल होगा तो वो तो लिक्विड के साथ पास हो जाएगा, और जो सॉल्यूबल नहीं होगा वो क्रिस्टल की फॉर्म में बचा रह जाएगा। तो इन दिस मेथड अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं कंपाउंड का। तो दिस अपॉन फिल्ट्रेशन एंड कूलिंग गिव्स द क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमारे पास सैंपल है उस सैंपल को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और उसका एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब उसको गाढ़ा करते जाएंगे, कंसंट्रेट करते जाएंगे। और उसके बाद क्या है, उसको फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास लिक्विड बचेगा वो क्रिस्टल बना लेगा, ठीक है। वो क्या बना लेगा, क्रिस्टल्स बना लेगा, किसके, प्योर कंपाउंड के। तो लाइक आप इस चीज को थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो कि जैसे चीनी है, तो चीनी के क्रिस्टल अगर हमको बनाने हैं तो पहले हमने जो चीनी का घोल बनाया होगा, जो गन्ने के रस से बनता है, तो वो घोल जब बनाया होगा, उसको घोल को जब हमने पूरा मेल्ट कर रखा होगा, तो हमने उसी टाइम पर उसको क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। तो उसमें जो भी गंदगी होंगे वो फिल्ट्रेशन मेथड से अलग हो जाएंगे। और जब फिल्टर करने के बाद जो उसका लिक्विड है वो थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा, जमने लग जाएगा, तो उसके क्या होंगे, क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे। और वो क्रिस्टल किसके होंगे, प्योर शुगर के होंगे। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर दिया है
देखो ये लिखा है, वही वाला एग्जांपल लिखा है, sugar having common salt as impurities can be crystallized through hot ethanol as it is soluble in hot ethanol but common salt does not। तो ये कह रहे हैं कि भाई शुगर जब हम बनाते हैं तो उसमें जो है कॉमन सॉल्ट जैसी इंप्योरिटी होती है, NaCl जैसी इंप्योरिटीज होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, कैसे? थ्रू हॉट एथेनॉल, उसमें हॉट एथेनॉल मिला के। क्योंकि हॉट एथेनॉल में क्या होता है, शुगर आपकी सोल्यूबल होती है लेकिन कॉमन सॉल्ट सोल्यूबल नहीं होता। तो कॉमन सॉल्ट अलग हो जाएगा और बाकी एथेनॉल वाला के साथ शुगर जो है वो आपका अलग हो जाएगा, जिसको आप क्या कर लोगे, क्रिस्टलाइज कर लोगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सब्लिमेशन। कोई बताएगा सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है? बताओ, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? सॉलिड टू वेपर में चेंज होना। ठीक है, तो सॉलिड का वेपर में सॉलिड। डायरेक्टली चेंज होना। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे आप क्या समझ सकते हो, कैम्फर यानी कि कपूर। ठीक है, कैम्फर हो गया। और नाफ्थलीन आपने देखा होगा, ठीक है, नाफ्थलीन, नाफ्थलीन बॉल्स जो आती हैं जो कि आप कपड़ों वगैरह में रखते हो। ठीक है, तो कैम्फर हो गया, नाफ्थलीन हो गया, और भी होते हैं एग्जांपल। तो सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो है कंपाउंड अगर वो डायरेक्टली आपका सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो जा रहा है, क्योंकि जनरली हम बाकी कंपाउंड्स में ये देखते हैं कि पहले सॉलिड को गर्म करने पे वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड को ज्यादा गर्म करने पे वो वेपर में चेंज होता है। लेकिन सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड से सीधे सीधे किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम सब्लिमेशन से कंपाउंड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड फॉर दो सॉलिड विच डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। On heating, the solid changes to vapor without converting into vapor liquid phase, and the vapors upon cooling give back the solid। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम क्या करते हैं, सॉलिड को गर्म करते हैं, उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं, वो वेपर को इकट्ठा करेंगे, वो वेपर को ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद वापस से सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चीज है, उसमें कुछ मिलावट कर रखी है, इंप्योरिटीज मिली हुई है, तो उसको आपने गरम करा, गरम करने के बाद क्या हुआ, वो वेपर में चेंज हो गया, वो वेपर को आपने इकट्ठा कर लिया, वो क्या है, प्योर वेपर है। किसकी? उस पर्टिकुलर कंपाउंड की। और उस प्योर वेपर को हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद वो वापस से क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर सॉलिड इज टेकन इन चाइना डिश। ठीक है, मतलब वही प्लेट जैसी जो होती है उसमें लेते हैं, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, परफोरेटेड फिल्टर पेपर लगा देते हैं। परफोरेटेड का मतलब जिसमें छोटे छोटे होल्स हो। एन इन्वर्टेड फनल इज प्लेस्ड ओवर द डिश एंड स्टेम इज प्लग्ड विद कॉटन। तो कॉटन के साथ जो है उसकी जो स्टेम होती है, मतलब आप ये जो है ये कुछ ऐसा बनेगा। मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से जो है ये चाइना डिश हो गई सपोज। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ये मतलब चाइना डिश समझ सकते हो। और चाइना डिश में हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो सैंपल था वो रखा, और सैंपल रखने के बाद यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया। बर्नर मतलब यहाँ से इसको गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड फनल लगा देंगे। इन्वर्टेड फनल मतलब इस तरीके से हमने जो है इसको फनल को लगा दिया। ठीक है, ये फनल लगा दिया। और फनल का स्टेम क्या होता है, ये वाला होता है, ये फनल का स्टेम है। इस फनल के स्टेम में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर कॉटन लगा दिया। तो क्या होगा, जब हम इसको गर्म करेंगे यहाँ से वेपर जाएंगी, और वेपर जाने के बाद यहाँ पर ये कॉटन में क्या होंगी, इकट्ठी होगी, मतलब जो इम्प्योरिटीज है वो उसमें इकट्ठी हो जाएंगी, और वेपर जो है वो उसमें बची रह जाएंगी। ठीक है, तो एन इन्वर्टेड फनल इज प्लेस्ड ओवर द डिश एंड स्टेम इज प्लग्ड विद कॉटन। ऑन हीटिंग सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो सॉलिड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल्स इसके दिए हैं, एप्लीकेशन किस किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्योर सैंपल्स ऑफ नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर, बेंजोइक एसिड, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है बताना। ड्राई आइस CO2। किसको कहते हैं? CO2। सॉलिड CO2 को कहते हैं। ठीक है, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। तो ड्राई आइस हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, इसको हम इस प्रोसेस से प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर आपने बेंजोइक एसिड को क्या करना है, प्योरीफाई करना है, तो आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करोगे। द वेपर्स ऑन कूलिंग कंडेंस गिव टू गिव क्रिस्टल्स एट द नेक ऑफ द फनल। ठीक है, तो ये वेपर जब आपकी कूल होती है, कंडेंस होती है, तब आपके क्रिस्टल वापस से मिल जाते हैं कहाँ पर, नेक ऑफ द फनल पर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन से आपको जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब कि पानी में से अगर आपने सॉल्ट को अलग कर दिया तो वो आपका डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है, 100% प्योर वाटर।
तो डिस्टिलेशन का मतलब भी वैसा ही है कि मतलब यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई ऐसी चीज जिसमें कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट ना हो। अब ये होता कैसे है डिस्टिलेशन? इट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड और टू कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपने ये जो है बीकर लिया, इस बीकर में आपने मान लो दो लिक्विड का आपने यहाँ पर कोई मिक्सचर लिया, एंड ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर किसका है? दो लिक्विड का है। ठीक है, मान लो ये क्या है? दो लिक्विड्स का यहाँ पर मिक्सचर है आपके पास। मान लो ये दो लिक्विड का मिक्सचर है, ये ग्रीन और ब्लैक करके मैंने जो बनाया है, ठीक है, ये दो लिक्विड का मिक्सचर हो गया। अब इस मिक्सचर को क्या करते हो आप? यहाँ पर एक डिस्टिलेशन फनल लगाते हो उसके ऊपर, या डिस्टिलेशन अपरेटस लगाते हो, मतलब आप इसको इस तरीके से कवर कर दोगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करोगे? यहाँ से इस तरीके से ये जो ग्लास की रॉड है वो इस तरीके से निकली होती है, और एक और बीकर आप यहाँ पर लेते हो, और इसको जो है आप ऊपर से इस तरीके से बंद कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हो? यहाँ पर आप एक कंडेंसर वाला अरेंजमेंट लगा देते हो। कंडेंसर का मतलब कि ये आपने एक ट्यूब जैसी लगा दी इसके चारों तरफ। ये ट्यूब में क्या हो रहा है? ये ट्यूब में ठंडा पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस ट्यूब में क्या करेंगे? ये जो ग्लास की रॉड निकली है इसकी चारों तरफ के लगा देंगे, ठंडे पानी की ट्यूब लगा देंगे। वो ठंडे पानी की ट्यूब में क्या हो रहा होगा? टेम्परेचर कम होगा, जो कि आपकी वेपर को कंडेंस करने में हेल्प करेगा। तो इसमें क्या है? ठंडा पानी बह रहा होगा। तो अब क्या है, जब आप इसको क्या करोगे? गर्म करना चालू करोगे। ठीक है, इसको क्या करोगे? गर्म करना चालू करोगे जब, तो यहां पर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पर हम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जैसे मैंने कहा कि ये लिक्विड वन है और लिक्विड टू है, तो लिक्विड वन का जो बॉइलिंग पॉइंट है मैंने कहा 80 डिग्री सेल्सियस है, और लिक्विड टू का जो बॉइलिंग पॉइंट है मान लो कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस है या 95 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं इसको बॉईल करना स्टार्ट करता हूं, तो ये बताओ कौन सा वाला लिक्विड पहले बॉईल करेगा? लिक्विड वन वाला या लिक्विड टू वाला? वन। लिक्विड वन वन। करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जब आप इसको गर्म कर रहे होगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले गर्म होने, मतलब पहले बॉईल होने लग जाएगा। अब जैसे ही वो बॉईल होना स्टार्ट होगा, मान लो लिक्विड वन वो ग्रीन वाला था, तो ग्रीन वाले की जो है वेपर्स यहाँ पर बनने लग जाएंगी, लेकिन ब्लैक वाले की वेपर्स अभी नहीं बनेंगी, मतलब लिक्विड टू की वेपर नहीं बनेंगी, क्योंकि हमने जो टेम्परेचर था मान लो कितना कर दिया यहाँ पर, इसको जो हीट कर रहे हैं, हीट करते करते टेम्परेचर मान लो मैंने 82 कर दिया, तो 82 कर रहा हूँ, तो भाई लिक्विड वन तो यहाँ पर इवापोरेट कर रहा होगा बॉईल होने के बाद, लेकिन लिक्विड टू अभी नहीं करेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी दूर है। तो ग्रीन वाला जैसे जैसे यहाँ पर इवापोरेट होता रहेगा, उसके बाद ये इधर इसमें ट्यूब में आएगा, अब ये इसमें आएगा, इसमें आने के बाद ये जो कोल्ड वाटर इसमें फ्लो कर रहा है, ये हॉट वेपर को क्या करेगा? कंडेंस करने का काम करेगा, और कंडेंस जैसी करेगा ये हमारा दूसरे बीकर में हम इसको क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा? पूरे सैंपल में से हमने लिक्विड वन को इधर इकट्ठा कर लिया, जो इधर बचेगा वो कौन सा बचेगा? लिक्विड टू बचेगा। तो इस तरीके से हमने दोनों लिक्विड को सेपरेट कर दिया। तो ये हमारा प्रोसेस होता है सिंपल डिस्टिलेशन का। और यहीं पर इसका एक एडवांस प्रोसेस होता है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी कम रहता है, उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर छोटे छोटे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स बने होते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो आपका ऊपर जा रहा था, इसमें हम छोटी छोटी ये ट्यूब्स बना देते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जहां पर रीच होता रहता है वो वहां पर जाके अपना कंडेंस होने लगता है, ऐसा समझ लो बस आप। और फ्रैक्शन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो क्रूड ऑयल हमारे पास होता है, तो उसमें से पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी गैस हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, इन सबको जब हम अलग करते हैं तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से करते हैं। ठीक है, तो अब आप डिस्टिलेशन की डेफिनेशन पढ़ सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड और टू कंपोनेंट। इट इज जनरली यूज्ड इफ एन ऑर्गेनिक लिक्विड कंटेन्स एन नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? कि जो इंप्योरिटी हवा में इवापोरेट नहीं हो सकती, उसके लिए जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि भाई दो सॉल्यूशन को तो आप, दो लिक्विड को तो आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन दो लिक्विड में से भी अगर आपको कोई ऐसी इंप्योरिटी अलग करनी जो कि नॉन वोलेटाइल है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नॉन वोलेटाइल, ये आपका जो नॉन वोलेटाइल करके लिखा है, ये सिंपल आपका इवापोरेशन वाला प्रोसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद है इन दिस प्रोसेस अ लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड इज कन्वर्टेड टू वेपर, जो चीज मैंने अभी आपको बताई। द वेपर्स एंड कूलिंग कंडेंस गिव बैक द ओरिजिनल लिक्विड इन इट्स प्योर फॉर्म। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 342 केल्विन होता है, और टोलुइन,
जो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 384 केल्विन होता है। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन है, और एनिलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 457 केल्विन है। तो ये आपको जो है दोनों एग्जांपल ध्यान रखने। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वही होता है, बस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाना होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, बाकी सेम चीज रहती है। और इसमें हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मल्टीपल लिक्विड्स को एक साथ हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल का हो गया, इसको हम इस प्रोसेस से करते हैं। और डिफरेंस ये भी होता है कि डिस्टिलेशन में हमें जो डिफरेंस चाहिए होता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लगभग 10-15 डिग्री सेल्सियस का गैप होना चाहिए। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसी कोई भी कंडीशन मैंडेटरी नहीं होती, यहाँ पर 2-4 डिग्री सेल्सियस का भी अगर फर्क होता है तो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर है, तो ये भी वैसा ही है, डिस्टिलेशन का ही पार्ट है, रिड्यूस प्रेशर करके करते हैं, प्रेशर को कम करके। और एक है स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है। तो ये है दोनों वैसे ही, बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि एक में हमने प्रेशर को रिड्यूस करा, और एक में हम क्या करते हैं, इट इज यूज फॉर स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंस एंड नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज। ये हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो स्टीम वॉलेटाइल होती हैं, जो स्टीम बनकर निकल जाती हैं, और दूसरी जो जो इंप्योरिटीज जो नॉन वॉलेटाइल होती हैं, जो स्टीम नहीं बन पाती, उसके लिए हम स्टीम डेस्टिलेशन का जो है यूज करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है हम शाम को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ये रह गया, और बाकी उसके ऊपर जो अभी हमने पढ़ा था अफेक्ट वाला। ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा रह गया, और ज्यादा कुछ नहीं। तो इसके क्वेश्चन जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बुक मैंने आपको भेजी रखी है, तो क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। और टेस्ट का शेड्यूल जो है वो मैंने आपको भेज दिया फिजिक्स के टेस्ट का, तो जिसने नहीं देखा तो प्लीज ग्रुप में जरूर देख लेना। टेस्ट का शेड्यूल मैंने भेज दिया, उस अकॉर्डिंग जो है आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो फिर। सर हम्म। सर मेरा फाइनल रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके।